आप सभी लोगों को देश के महिला आंदोलन की तरफ से और भाजपा माले की तरफ से इनकलाबी सलाम। मैं बहुत संक्षिप्त में दो बातों को कहना चाहती हूँ आपसे। पहला तो ये कि बिहार के या देश के अन्य जगह भी कई चुनाव देखे हैं, लेकिन ऐसा चुनाव पहली बार देख रही हूँ जिसमें एक जबरदस्त बदलाव का एक तरह से जुनून आंदोलन चल रहा है। ये सिर्फ कोई चुनाव नहीं है जो पार्टियां लड़ रही हैं, ये एक आंदोलन है जो बिहार की जनता लड़ रही है, बदलाव का आंदोलन। और इसमें, इस आंदोलन में जो सबसे बड़ी जीत हो चुकी है, 10 तारीख को एक ऐसी जीत होगी, वो एक बहुत जबरदस्त और बड़ी जीत होगी। लेकिन उससे पहले आप लोगों की एक और जीत हो चुकी है जिसमें आप लोग बधाई के पात्र हैं। वो क्या जीत है? आप कहेंगे कि रिजल्ट तो निकला नहीं, आप किस बात का जीत कह रही हैं? मैं आपको बताती हूँ। जीत ये है कि ये जो बिहार का चुनाव है, ये लड़ा गया है जनता के मुद्दों पर। ये रोजगार के सवाल पर लड़ा जा रहा है, ये सरकारी नौकरियों में जो खाली पद है उनको भरने के सवाल पर लड़ा जा रहा है, समान काम के लिए समान वेतन के सवाल पर लड़ा जा रहा है। जितने आशा आंगनबाड़ी कर्मी हैं, जीविका दीदियां हैं, रसोईया महिलाएं हैं, उनके सम्मानजनक वेतन के सवाल पर लड़ा जा रहा है, अधिकारों के सवाल पर लड़ा जा रहा है। टोला सेवक जो है, तालीमी मरकज जो है, उनके सवालों पर लड़ा जा रहा है। ये सवाल आए कहां से? ये चुनाव के मौके पर किसी पार्टी के अपने दिमाग से आई हुई बात नहीं है, बल्कि इन सभी सवालों पर बिहार के लोग लगातार आंदोलन लड़ते रहे। और इसके लिए नीतीश और सुशील मोदी की जो सरकार है वो उन लोगों पर लाठियां बरसाने का काम किया। 25 सूत्री संकल्प पत्र तैयार करने के लिए बैठे तो हम लोगों को कुछ ज्यादा सोचना नहीं पड़ा, सिर्फ इतना सोचना पड़ा कि जितने बिहार की जनता जिन जिन आंदोलनों को लड़ रही है उनकी मांगों का सम्मान करना है, और उनकी मांगों का सम्मान करते हुए सिर्फ संकल्प लेना है कि उन मांगों को पूरा करना, उस दिशा में काम करना, ये महागठबंधन का कर्तव्य होना चाहिए, उसको संकल्प। और इस मामले में ये जो लड़ाइयां हैं, ये जितने आंदोलन है, आप सोच लीजिए, किसानों के आंदोलन, मजदूरों के आंदोलन, महिलाओं के आंदोलन, ये आंदोलन तरीके से लड़े गए एकजुट होकर। इसमें कोई हिंदू मुस्लिम में नहीं बांटा, तरह से किसी का बंटवारा नहीं है। लेकिन इस चुनाव में जो लोग हैं सत्ता में बैठे हुए, यहाँ बिहार में भी, पटना में भी, दिल्ली में भी, नरेंद्र मोदी हो या नीतीश कुमार, सुशील मोदी हो, इनके पास अभी और कुछ नहीं बचा है सिवाय ये कि ये आप लोगों को बांटने की कोशिश करें। यहाँ सीमांचल में प्रधानमंत्री मोदी जी घुसते हैं और बस कहने लगते हैं कि ये लोग नहीं चाहते हैं, जो लोग नहीं चाहते हैं कि आप जय श्री राम का नारा लगाएं, उनको हराना। किसकी तरफ इशारा है बिल्कुल साफ है, लेकिन सवाल दूसरा है। सवाल ये है कि किसी भी भगवान के किसी का भी जयकार बिल्कुल बढ़िया लगता है, कोई दिक्कत नहीं उसमें, लेकिन उस जयकार का आप अपमान करते हैं, उस खुदा, उस भगवान का अपमान करते हैं। अगर उनका नाम लेते हुए आप किसी की हत्या करते हैं, हत्या मत करिए जय श्री राम कहते हुए, ये कहने के लिए ये सब जो है बांटने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम लोग बिल्कुल साफ हैं कि बिल्कुल इस चुनावी आंदोलन में कोई कहीं बटेगा नहीं। बिल्कुल बिहार की जनता को भरोसा है, बिहार की जनता 2015 में भी इनको सबक सिखाई थी, 2020 में भी इनको सबक सिखा के कहना चाहती हूँ। उसके बाद तो हम लोग और लोगों को सुनेंगे। एक आखिरी बात, वो ये बात है कि देखिए, भाजपा सारे मामलों में कहती है कि एक देश एक टैक्स होना चाहिए, एक देश एक भाषा होनी चाहिए, सब पर हिंदी थोपना चाहते हैं, एक बैठे हुए सोच होनी चाहिए, उनका धर्म होना चाहिए। लेकिन हम लोग मानते हैं कि इस देश में जितनी बहुलता हो, जितनी विविधता हो, बढ़िया, लेकिन एक देश, एक
नागरिकता होनी चाहिए, समान नागरिकता का सवाल होना चाहिए। नागरिकता को आप अपने बांट करके छोटा और बड़ा में नहीं बांट सकते आप। इसके लिए एकताबद्ध तरीके से सभी लोग लड़े और अब लड़ने वालों को जेल में डालने का काम मोदी सरकार करने की कोशिश में है। मैं दिल्ली से आ रही हूँ, दिल्ली में हमारे ढेर सारे साथी उमर खालिद, फपूरा जरगर, नताशा देवांगना, ढेर सारे लोग जेल में हैं। उन लोगों को जेल में भेजने की तैयारी है। चार्जशीट में तो मेरा भी नाम है, लेकिन हम कहते हैं इनको कि भाई अगर आप लिस्ट बना रहे हैं लोगों की जिनको आपको भेजना है जेल में सिर्फ इसलिए कि वो संविधान और सच के साथ खड़े हुए, एकता और प्यार के साथ खड़े हुए, और नफरत फैलाने वालों को आप बुला करके अपना नेता बनाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं। जेल में बहुत जगह है। जेल में वो तमाम हजारों लाखों लोग, भारत के लोग जो हाथ में संविधान लेकर के लड़े समान नागरिकता के लिए, सबकी लिस्ट बनाओ और उनको भेजो। उस लिस्ट में हमारा नाम ना हो तब दुख होगा। और इसीलिए बिहार की इस लड़ाई में भी 25 सूत्री जो संकल्प पत्र है उसमें भी ये बात है कि देश के लोकतंत्र, देश के संविधान को हम बचाएंगे। महागठबंधन की सरकार बनेगी तो वो बचाएगी। बिहार में इस तरह की गिरफ्तारियां नहीं होने देंगे। और बस इतनी बात के साथ आप लोगों से विदा लूंगी, ये कहते हुए कि बिल्कुल बिहार की जनता पर भरोसा है कि जबरदस्त तरीके से महागठबंधन की सरकार पूरे बहुमत से बनेगी। और आपके यहाँ, आपके बलरामपुर से कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। आपके लोकप्रिय विधायक को फिर आप लोग जरूर लाएंगे, इसके साथ मुझे पूरी उम्मीद है। इसमें आपको ज्यादा कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। इंकलाब। बहुत बहुत शुक्रिया। अब साउंड खत्म करो, इको हटाओ। अब आपके बीच में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेता और हम सब के अभिभावक, इस महागठबंधन परिवार के कटिहार जिला के अभिभावक जनाब तारिक अनवर साहब का हम खैर मकदम करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तारिक अनवर जिंदाबाद। आज के इस चुनावी सभा में मौजूद CPI-ML के राष्ट्रीय नेता कॉमरेड दीपंकर भट्टाचार्य जी, हमारे बीच में बैठी हमारी बहन जिनको भी आप सुन रहे थे, कविता कृष्णन जी, आपके और हम सबके इस क्षेत्र के बहुत ही महबूब, बहुत ही प्यारे विधायक महबूब आलम साहब, और इस मंच पर बैठे हमारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ साथी खगेश जी, शौकत साहब, हबीब साहब, नगीना यादव जी और सभी महागठबंधन के तमाम जो भी साथी यहाँ इस मंच पर हैं और सामने हैं, उन सब का मैं दिल की गहराई से उनका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज पहला मौका है कि दीपंकर भट्टाचार्य जी के साथ मुझे मंच को शेयर करने का मौका मिल रहा है। इनकी बातें बहुत हम लोगों ने सुनी है, अखबारों में पढ़ा है। सही मानों में इस देश में जो वामपंथी आंदोलन है उसको आगे बढ़ाने में, उसको संगठित करने में उनकी एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। हम खास तौर पर आज यहाँ बलरामपुर और बारसोई में आने पर और कटिहार में आने पर, क्योंकि ये मेरी कर्म भूमि रही है, उस हैसियत से मैं उनका, उन तमाम साथियों का स्वागत करता हूँ। अभी जैसा कविता जी ने कहा, ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। इस चुनाव पर पूरे देश की नजर है। लोग इस बात को देख रहे हैं और इस बात को पर उनकी
बहुत ही कड़ी नजर है कि आने वाले चुनाव में बिहार के लोग, बिहार की जनता, बिहार के किसान, बिहार के मजदूर, बिहार के गरीब क्या फैसला लेते, क्या निर्णय लेते। क्योंकि जैसा अभी कहा गया कि आज देश की क्या हालत है, ये हमसे और आपसे छिपी भी नहीं। आज जो देश माइक ठीक करो, माइक 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 माइक। आज हेलो 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 हेलो, आज देश में जो लोग सत्ता में हैं, जो लोग हुकूमत में हैं, उनके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। ये वो लोग हैं जिनका इस देश के लिए कोई योगदान नहीं, देश की आजादी के लिए कोई योगदान नहीं है। आज वो सबसे बड़े राष्ट्रवादी बन गए, देशभक्त बन गए। और हकीकत ये है कि जब हमारे देश के लोग अंग्रेजों से लड़ रहे थे, कुर्बानी दे रहे थे, बलिदान दे रहे थे, तो यही आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के लोग थे जो अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। ये अंग्रेजों का साथ देने वाले लोग। और आज भी ये जो केंद्र में सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, ये सरकार आज भी जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं इस देश के, उनके चुनिंदा जो उनके साथी, उनके प्रेमी हैं, ये सरकार सिर्फ उनके हितों की रक्षा कर रही है। उसे कोई चिंता नहीं है। इस सरकार को, मोदी सरकार को इस बात की कोई चिंता नहीं है कि इस देश के किसानों का क्या मसला है, इस देश के मजदूर और गरीबों का क्या मसला है। आज देश में एक बड़ी संख्या, जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे है, भूखमरी का शिकार है। इस बात की चिंता उनको नहीं है। वो किसी न किसी रूप से जो देश के बड़े उद्योगपति हैं, चाहे वो अडानी हो, अंबानी हो, ऐसे लोगों को संरक्षण दे रहे हैं और उनको मदद कर रहे हैं। और उसका नतीजा क्या हो रहा है? आज जो देश की जो पूंजी है वो सिमट कर रह गई है। इस देश के चुनिंदा 100 ऐसे पूंजीपति होंगे जिनके पास पूरे देश का 73% पूंजी उनकी जेब में है, उनके पास। और बाकी भी सारे देश के लोग अपना गुजर औकात कर रहे हैं। तो किसकी ये सरकार हुई? ये सरकार पूंजीपति की नहीं हुई तो किसकी हुई? इसलिए आज एक मौका आया है, अवसर आया है, संदेश केंद्र की सरकार को भी संदेश देने का और बिहार की सरकार को भी संदेश देने का। आज जरूरत इस बात की है दोस्तों कि जो सरकार बिहार के अंदर पिछले 15 वर्षों से चल रही है, 15 सालों से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री। अब आप सोचिए कि एक व्यक्ति जिसको 15 वर्षों तक काम करने का मौका मिला, शासन में रहने का मौका मिला, उसकी क्या उपलब्धि? चुनाव किस लिए होगा? चुनाव होने का उद्देश्य ही है, हमारे जो संविधान बनाने वाले लोग थे उनका उद्देश्य ये था कि हर 5 साल के बाद आप समीक्षा करें, आप जायजा लें कि जो सरकार है, जो हुकूमत है, उसका क्या कार्यकलाप, वो हमारे लिए काम कर रही नहीं, हमारे हितों के कहीं विपरीत तो नहीं काम कर रही है। इस बात की समीक्षा करने का और जायजा लेने का ये वक्त होता है। हम 15 साल जो सरकार रही नीतीश जी की, एनडीए की, भारतीय जनता पार्टी की, उस सरकार की अगर हम समीक्षा करेंगे तो आज बिहार में कोई ऐसी उपलब्धि नहीं है 15 साल में जिसके बारे में हमारे नीतीश जी कहे
कि ये हमारी उपलब्धि है और इसके आधार पर वोट दीजिए। नहीं उनके पास कुछ कहने के लिए। 15 साल बहुत लंबा समय होता है, एक पूरा युग बीत जाता है, एक पूरा जमाना बीत जाता है। 15 साल में अगर वो चाहते तो बिहार को खुशहाल बना सकते थे, बिहार को विकसित कर सकते थे। आज हमारे प्रदेश से जो लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में आज जो पलायन होता है, हमारे किसान मजदूर, हमारे नौजवान आज दूसरे प्रदेशों में जाने के लिए जो मजबूर होते हैं, वो यहाँ उनको काम नहीं है, यहाँ उनको रोजगार नहीं है। हमें याद है उन्होंने कहा था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम पूरे बिहार के अंदर कृषि पर आधारित इतने कल कारखाने खोल देंगे कि किसी भी नौजवान को, किसी भी बेरोजगार को बंबई और दिल्ली और पंजाब जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बात उन्होंने कही। लेकिन आज क्या हुआ? आज हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा। जब लॉकडाउन हुआ तो हमारे प्रवासी मजदूरों के साथ किस तरह का खिलवाड़ हुआ। लोगों को बंबई से, दिल्ली से पैदल चलकर आना पड़ा। न केंद्र सरकार ने उसकी कोई व्यवस्था की, न राज्य सरकार ने उसकी कोई व्यवस्था की। और इसलिए आज हम लोगों को उन चीजों को याद रखने की जरूरत है। दुर्भाग्य है हमारे देश को एक ऐसा मुख्यमंत्री मिला है प्रदेश को जो गिरगिट की तरह रंग बदलता है, और जो देश में प्रधानमंत्री बना है वो तो पूरा बहरूपिया है। बहरूपिया हर समय अपना एक अलग रूप धारण कर लेता है। कभी वो चौकीदार बन जाता है, कभी वो चाय वाला बन जाता है, कभी वो अलग अलग रूप, कभी बाबा बन जाता है। आजकल वो साधु बनने की कोशिश कर रहा है। तो ये सारी चीजें किस लिए? ये जो इस तरह के जो बहरूपिया, देश में बहुत सारे प्रधानमंत्री देखे, हमारे देश में एक से एक प्रधानमंत्री हुआ, लेकिन पहली बार इस देश को एक झूठा और देश को गुमराह करने वाला एक बहरूपिया प्रधानमंत्री हमें मिला। ये हम लोगों को दुर्भाग्य। इन सब चीजों को ध्यान में रखकर अगर हमको पूरे देश जो माहौल को कि जितने भी लोकतांत्रिक पार्टियां हैं, विचारधारा है, जिनका विश्वास धर्मनिरपेक्षता में है, जो इस देश की गंगा जमुना पर विश्वास, सारी एकजुट हुई। और हम इसलिए एकजुट हुए कि हम उन सांप्रदायिक शक्तियों को परास्त करना चाहते हैं, उन फिल्का प्रस्तावों को समाप्त करना चाहते हैं। इसलिए ये जो एक अवसर है, इस अवसर का हम लोगों को लाभ उठाना है। ठीक कहा हमारी बहन ने कि आज पूरे बिहार के अंदर महागठबंधन की आंधी चल रही है, हवा चल रही है, आने वाली सरकार हमारी बनेगी, ये ऐसा महसूस होता है हम लोगों को, आप लोगों का। तो मुझे क्या आने वाले 10 तारीख के बाद इस प्रदेश में एक ऐसी सरकार बनेगी जो गरीबों के बारे में सोचेगी, जो मजदूरों के बारे में सोचेगी, जो किसानों के बारे में सोचेगी, जो इस देश के बेरोजगार नौजवानों के बारे में। मुझे इस बात का विश्वास है। हमारे मेहमान मौजूद हैं और आप सब है। मैं अपनी बात वही समाप्त करता हूं और एक बार फिर आपसे अपील करता हूं, गुजारिश करता हूं कि महबूब साहब को भारी बहुमत से कामयाब बनाइए। पूरे बिहार हम लोगों को ये पूरे बिहार को दिखाना है कि बलरामपुर की जनता, तमाम नेतागण, भाकपा माले के विधायक दल के नेता और बलरामपुर से फिर एक बार महागठबंधन के भाकपा माले के उम्मीदवार और पूरे कटिहार की लोकप्रिय आवाज, इंसाफ की आवाज कॉमरेड महबूब आलम और इस मैदान में उपस्थित माताओं, बहनों
नौजवान दोस्तों, बुजुर्गों, आप सबको मैं अपनी पार्टी की ओर से और पूरे महागठबंधन की ओर से इनकलाबी सलाम पेश करता हूं। आज तो चुनाव का ये आखिरी प्रचार का दिन है। 7 तारीख को वोट डालेंगे और चुनाव हो जाएगा। तो बिहार की बात करने से पहले मैं आपको एक खुशखबरी सुना दूं। इस समय बिहार में भी चुनाव हो रहा है और अमेरिका में भी चुनाव हुआ है। और अभी तक जो खबर आ रही है अमेरिका से, लगभग ये तय हो गया है कि हिटलर का चेला डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका से इस बार उनकी विदाई हो रही है। और हिटलर का एक बड़ा चेला जब अमेरिका से उसकी विदाई हो जाएगी तो हिटलर का दूसरा चेला, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है, हिंदुस्तान में उनकी भी विदाई होने का तय हो गया है। और बिहार का चुनाव शुरुआत है हिंदुस्तान के अंदर हिटलर शाही को मिटाने और लोकशाही को, अपने संविधान को, इस देश के अंदर हमारे जमहूरी हक को फिर से मजबूत करने की एक बहुत बड़ी जीत आप हासिल करने जा रहे हैं। मैं आपको इसलिए अग्रिम बधाई देता हूं। कोरोना चुनाव है और शायद नरेंद्र मोदी जी ने, नीतीश कुमार ने यही सोचा था कि लोग घर में रहेंगे, डर के मारे वोट डालने नहीं निकलेंगे और यही बड़ा आसान मौका रहेगा कि चुनाव को चुपके से हम इस बार चुरा लेंगे। लेकिन मैं बिहार के आवाम को, बिहार के मतदाताओं को सलाम करता हूं, आपने ये साबित कर दिया, ये चुराने के लिए नहीं हो रहा है, ये चुनाव बिहार को बदलने के लिए, सरकार को बदलने के लिए हो रहा है। और इस चुनाव में जो आपने अपनी दावेदारी पेश कर दी और जो कविता जी बता रही थी आपके बीच में, जो आपका जो एजेंडा सामने आया, जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है, मैं तो पिछले 30 साल से बिहार में हर विधानसभा चुनाव को देखता रहा हूं और इस बार का ये नजारा है वो अद्भुत है। जनता चुनाव लड़ रही है, हम लोग हैं, गठबंधन है, पार्टियां हैं, उम्मीदवार है, सब है, लेकिन सबसे बढ़कर के इस बार जनता चुनाव लड़ रही है, नौजवान चुनाव लड़ रहे हैं, हमारी बहनें चुनाव लड़ रही है। पूरे बिहार के अंदर हम देख रहे हैं जो इंसाफ की लड़ाई रही है, वो लड़ाई इस बार आगे बढ़कर के चुनाव लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास, नीतीश जी के पास कोई मुद्दा नहीं रहेगा। नीतीश जी अब कह रहे हैं कि हम 7 निश्चय पार्ट 2 लागू करेंगे। हमने पूछा लोगों से कि भाई पार्ट 1 का रिजल्ट निकला क्या? पार्ट 1 पास करने के बाद तो कोई पार्ट 2 की बात करता है। लोगों ने कहा कि पार्ट 1 का रिजल्ट फेल, नीतीश जी फेल कर गए। इनका जो नल जल योजना है, जहां नल है वहां जल नहीं है, जहां जल है वहां नल नहीं है, तो ये नल जल योजना फेल। और इस बार जो पार्ट 2 लेकर के आए हैं, कुछ नहीं होने वाला। मोदी जी के पास तो कहने के लिए कुछ रह ही नहीं गया, कुछ नहीं रह गया कहने के लिए। अब इस चुनाव में आकर के लोगों को झूठ बोल रहे हैं। हम सबको याद है 24 मार्च रात 8 बजे मोदी जी टेलीविजन पर आए थे और मोदी जी जब जब टेलीविजन पर आते हैं हिंदुस्तान डर जाता है। मोदी जी रात 8 बजे 9 बजे आ जाते हैं और जैसे ही कहते हैं मित्रों, पूरे हिंदुस्तान में लोग डरते हैं कि कुछ बंद होने वाला है, कुछ बंद होने वाला है। कभी 500,000 का नोट बंद कर देते हैं, इस बार तो पूरे हिंदुस्तान को बंद कर दिया, तालाबंदी थोप दी, ट्रेन बंद, बस बंद, बाजार बंद, सब बंद। क्या कहा था मोदी जी ने? मोदी जी ने कहा था कि कोरोना महामारी है। महाभारत की लड़ाई 18 दिन में जीती गई थी, महाभारत का युद्ध, और कोरोना के खिलाफ युद्ध नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हिंदुस्तान 21 दिन में जीत लेगा। और सिर्फ आपको क्या करना है? घर में रहना है। उन्होंने फॉर्मूला दिया, घर में रहो, ताली बजाओ, थाली बजाओ, दिया जलाओ और गो कोरोना चला जाएगा। ये मोदी जी का फॉर्मूला था। लेकिन वो 23-24 मार्च की बात है। आज नवंबर महीना शुरू हो गया, 7 महीने बीत गए। अब मोदी जी आके क्या कह रहे हैं कि कोरोना गया नहीं और बिहार के सामने कोरोना बहुत बड़ा खतरा है। मोदी जी, कोरोना का डर मत दिखाइए, आप बिहार की जनता से और हिंदुस्तान की जनता से माफी मांगिए। दिल्ली में आपकी सरकार है, पटना में आपकी सरकार है, और जो जंग आप 21 दिन में जीतने की बात कर रहे थे, 7 महीने में वो जंग आप जीत नहीं पाए। आज तो
वो हिटलर का बड़ा चेला ट्रंप का अमेरिका 1 नंबर पर, और मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान विश्व गुरु बनने चला है कोरोना के मोर्चे पर 2 नंबर पर। अमेरिका के पीछे पीछे आपने कोरोना के खिलाफ हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाने का काम किया, लॉकडाउन कर दिया, कहा कि घर में रहो, घर में रहो। एक बार के लिए उन्होंने ये सोचा नहीं कि 21 दिन के लिए हिंदुस्तान में बंद हो जाएंगे, हिंदुस्तान के गरीब के घर में दाना पानी है कि नहीं, राशन है कि नहीं, लोग खाएंगे क्या। एक बार के लिए उन्होंने सोचा नहीं। इस देश में अगर गरीबों की सरकार होती, गरीबों के लिए सोचने वाली सरकार होती, सबसे पहले पता लगाती कि गरीबों के घर में चूल्हा जलेगा कि नहीं जलेगा। 21 दिन आपने कह दिया घर में रहो। आपने एक बार भी सोचा नहीं कि बारसोई बलरामपुर का, कटिहार का जो मजदूर जो नोएडा में गया है, गुड़गांव में गया है, लुधियाना में गया है कमाने के लिए, काम करने के लिए, उसका घर वहां नहीं है, उसका घर बलरामपुर में बारसोई में है, वो बारसोई कैसे लौटेगा 4 घंटे में। आपने एक बार के लिए सोचा नहीं। आपने सोचा नहीं कि बिहार का छात्र जो पढ़ने के लिए चला गया है दिल्ली, जो कोचिंग के लिए चला गया है राजस्थान के कोटा में, वो कैसे 4 घंटे में लौटेगा। आपने सोचा नहीं। और तो और जब बिहार के मजदूर पैदल चल करके, कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि मुंबई से, सूरत से, गुड़गांव से, नोएडा से, लुधियाना से पैदल भी बिहार आना संभव है। लेकिन इस कोरोना काल में हमने देखा, लॉकडाउन में लोग पैदल चल करके, बाल बच्चों को लेकर के किसी तरह आए हैं। कितने लोग रास्ते में गुजर गए हैं। पूरे हिंदुस्तान को पता है, दुनिया को पता है, दरभंगा की बहादुर बेटी ज्योति पासवान अपने पिता को गुड़गांव से साइकिल पे बैठा करके ले आई। लेकिन इस चुनाव में आप क्या देख रहे हैं? चुनाव में आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का बड़ा बड़ा पोस्टर लगा हुआ है, कह रहे हैं कि बिहार के मजदूरों को हमने घर पहुंचाया और इसके लिए हमें वोट दीजिए, इनको एक भी वोट नहीं देना। एक तमाचा, एक ये झूठ बोलने वाले लोग, जले पर नमक छिड़कने वाले लोग इस चुनाव में फिर आ गए। अब मोदी जी क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं इस समय देश में आकर के कि हम बिहार में अगर महागठबंधन जीत जाएगा तो जंगल राज आ जाएगा। मैं तो समझता हूं कि जंगल में भी शायद कोई कानून होता हो। जंगल में भी सदियों से अगर इतने जानवर एक साथ रह रहे हैं तो उनके बीच में भी आपस में कोई समझदारी होगी, आपस में कुछ रिश्ते होंगे, कोई नियम कानून होगा। लेकिन मोदी जी आपके राज में, बगल में उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में जहां योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हुए हैं, वह किसी तरह का कोई कानून नहीं काम करता है। वो सुपर जंगल राज है। आप सुपर जंगल राज ठोकने वाले, हिंदुस्तान में कानून के राज को खत्म करने वाले अब आ गए बिहार में जंगल राज की बात। अब सोच लीजिए, नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारा देते हैं कि भाजपा है तो भरोसा है, और बिहार की उन बच्चियां, बिहार के बेसहारा हमारी बेटियां जिनके पास घर नहीं है, परिवार नहीं है, समाज नहीं है, जिन्होंने भरोसा किया था भाजपा पर, जिन्होंने भरोसा किया था नीतीश कुमार पर, और सरकारी आश्रम में, सरकारी शेल्टर में उन बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ, उनकी हत्या कर दी गई, और चुनाव में आकर के कहते हैं कि भाजपा है तो भरोसा है, भाजपा है तो बलात्कारियों। और इसीलिए इस बार लोगों ने तय किया है इस देश में अगर बलात्कार से हिंदुस्तान के महिलाओं को निजात पाना है तो सबसे पहले उस पार्टी से निजात पाना है, उस सरकार से निजात पाना है जिसका काम है बलात्कारियों को संरक्षण देना, बलात्कारियों को बचाना। हाथरस में हमने देखा 19 साल की दलित की बेटी, उसके साथ सामूहिक बलात्कार होता है। सामूहिक बलात्कार के बाद उसके ऊपर क्रूर किस्म की हिंसा होती है, उसके पूरे शरीर को तोड़ दिया जाता है, उसका जीभ काट दिया जाता है। लेकिन बहादुर बेटी फिर भी मौत से लड़ते हुए, जूझते हुए उसने दबंगों का नाम ले लिया पुलिस के सामने। 4 दबंगों का उसने नाम लेकर के बताया कि इन लोगों ने हमारे साथ अन्याय किया है। लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उन दबंगों को बचाने का काम किया, उस पीड़िता को न्याय देने के बजाय उसके भाई को गिरफ्तार करने का काम किया, और रात के अंधेरे में उस दलित की बेटी को, इसके शरीर को पेट्रोल छिड़क करके जला दिया गया। ये कहाँ होता है? ये बौद्ध धर्म की बात करते हैं, राम राज की बात करते हैं, हिंदू धर्म की रीति रिवाज, संस्कृति, सभ्यता की बात करते हैं। बता दे किस धर्म में, किस शास्त्र में, किस कानून में, किस देश में ये लिखा हुआ है कि आपके घर के, आपके परिजन जब विदा ले ले
जब उनके ये निधन हो जाए, चाहे किसी बुजुर्ग लंबी उम्र जीने के बाद उनका निधन हो, या हमारे घर के किसी बेटा बेटी, हमारे कोई कमजोर कम उम्र में ही किसी बीमारी से या इसी तरीके की हत्या से, दुर्घटना से किसी की मौत हो जाए, तो हम लोग नम आंखों के साथ, प्यार के साथ, श्रद्धा के साथ उनको अंतिम विदाई देते हैं। ये पेट्रोल छिड़क करके जलाने का काम सिर्फ ये आदमखोर भारतीय जनता पार्टी वाले ही कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर ही हुआ है और चुनाव में आ जाते हैं। अभी इस देश में आप देख रहे हैं, मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने पूरे हिंदुस्तान को कहां पहुंचाते हैं। सारी कंपनियां जो देश में बनी हुई थी 70 साल में जो कुछ बना था, इनको कुछ बनाना नहीं आता है। जो कुछ बना था उसको बिगाड़ना आता है, बांटना आता है, बर्बाद करना आता है। और 70 साल में जो जिस समय बर्बाद कर रहे हैं, अदानी और अंबानी के हाथ में सब कुछ सौंप रहे हैं। मुझे याद है मेरे पिताजी रेलवे में नौकरी करते थे और हम उनसे सुना करते थे कि जिस समय मुल्क आजाद हो रहा था, इसी कटिहार रेलवे स्टेशन में मेरे पिताजी रेलवे की नौकरी में थे। और वो रेलवे की नौकरी, उस दौर में लोग समझते थे कि रेलवे में एक बार नौकरी मिल जाए, रेलवे में नौकरी मिल जाए तो 58 साल तक कुछ सोचना नहीं है, परेशान नहीं होना है। रेलवे का क्वार्टर मिलेगा, बच्चों के लिए रेलवे का स्कूल होगा, बच्चों बीमार कोई पड़ेगा तो रेलवे का अस्पताल होगा, और रिटायरमेंट के बाद रेलवे का पेंशन मिलेगा। ये रेलवे की सुरक्षित नौकरी होती थी। लेकिन आज वो रेलवे की नौकरी खत्म हो रही है, रेलवे का निजीकरण। और रेलवे में जहां एक जमाने में 30 लाख लोग काम करते थे, अब वो 30 लाख से घट करके 12 लाख पे आ गए हैं। और वो 12 लाख भी घट करके 8 लाख 6 लाख हो जाएगा। रेलवे में हमारे पढ़े लिखे नौजवानों के लिए नौकरी का रास्ता बना। ये निजीकरण अगर होगा तो रेलवे का किराया बढ़ जाएगा, हमारे लिए रेलवे का सफर करना भी असंभव हो जाएगा। निजी शिक्षा मतलब महंगी शिक्षा, निजी अस्पताल मतलब महंगा इलाज, और निजीकरण रेलवे में उसका मतलब महंगा किराया, महंगा सफर। ये मोदी जी सिर्फ इस देश के अंदर निजीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं। और इस समय तो कोरोना काल में हिंदुस्तान के किसानों के खिलाफ, किसान देश में किसी ने देखा नहीं था, सोचा नहीं था कि किसान, जो खेती बची हुई थी इस देश में, बाकी सब कुछ तो अदानी अंबानी कंपनी राज के हवाले कर दिया गया। जो खेती बची हुई थी उसको भी अब कंपनी राज के हवाले करने की साजिश हो रही है। प्याज, भारसोई में आलू का क्या रेट है? 50, प्याज 70, 80। अब बताइए, ये आलू और प्याज अचानक, ये आलू प्याज अचानक क्यों भागने लगा? ये 50 रुपए आलू और 100 रुपए प्याज क्यों हो रहा है? मोदी जी के चलते, मोदी जी के कानून, मोदी जी के कानून के चलते। इस देश में कानून था आवश्यक वस्तु अधिनियम। आवश्यक वस्तु अधिनियम का मतलब है कि खाने पीने की जो जरूरी चीज है, खाने पीने की जरूरी चीजों को लेकर के जमाखोरी नहीं चलेगी, मुनाफाखोरी नहीं चलेगी। खाने पीने की जरूरी चीजों को लेकर कोई जमाखोरी करेगा, मुनाफाखोरी करेगा, वो कानूनन एक जुर्म है, उसके लिए सजा मिलेगी। ये हिंदुस्तान का कानून था। मोदी जी ने इस कोरोना काल में इस कानून को बदल दिया। अब आलू प्याज आवश्यक वस्तु में उसकी गिनती नहीं होती। इसका मतलब आलू और प्याज जब किसान उत्पादन करेगा, जब किसान को पैसा चाहिए आलू के लिए, प्याज के लिए, तो ये कंपनी वाले आ जाएंगे, अदानी अंबानी वाले आ जाएंगे, सस्ते दर पर औने पौने भाव, पानी के मोल किसान से आलू और प्याज खरीद लेंगे और जितनी मर्जी खरीद करके बड़ा भंडार बना के रख लेंगे। और बाद में वही आलू और वही प्याज हिंदुस्तान में रिलायंस के मॉल से आपको खरीदना पड़ेगा और 50 रुपए 100 रुपए करके आप खरीदेंगे। गरीब के थाली से आलू प्याज भी, दाल तो पहले गायब है, आलू प्याज भी अब गायब हो जाएगा और हिंदुस्तान के किसान होते जाएंगे और अमीरों की चांदी होगी। ये कानून बन रहा है और यही वजह है आप देख रहे हैं कि पंजाब में जहां कांग्रेस की सरकार है, विपक्ष में अकाली दल है, विपक्ष में आम आदमी पार्टी है जिसकी सरकार है दिल्ली में,
लेकिन इस बार हमने देखा कि पूरे पंजाब में जब किसानों ने कहा कि ये दिल्ली के जो फरमान है किसानों के खिलाफ, खेती को नीलाम करने वाला और किसान को गुलाम बनाने वाला जो फरमान है, हमें ये मंजूर नहीं है, तो पूरे पंजाब के विधानसभा में 117 की विधानसभा में सिर्फ 2 भाजपा के विधायक गायब थे। 115 विधायकों ने एक स्वर से कहा कि पंजाब के किसानों से पंगा लेना महंगा पड़ेगा, पंजाब के किसानों, देश के किसानों से पंगा लेना मत करोगे मोदी जी। और आज भाजपा के नेता उद्धव भाव से भाजपा से इस्तीफा दे रहे हैं पंजाब में। अकाली दल ने एनडीए मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। महाराष्ट्र में शिवसेना एनडीए गठबंधन से हट गया है और इस बार चुनाव में बिहार में भी एनडीए खत्म हो गया है, लोजपा वाले अलग लड़ रहे हैं। और अब तो हम देख रहे हैं कि चुनाव में जो प्रचार हो रहा है, कल तक लोग कह रहे थे कि नीतीश कुमार हमारा चेहरा है, भाजपा वाले बोल रहे थे। अमित शाह ने कहा था कि नीतीश जी को सीट अगर कम भी आ जाए उन्हीं को हम लोग मुख्यमंत्री बना के रखेंगे। लेकिन आप चारों तरफ जो आप प्रचार देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का, उसमें सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की फोटो है। नीतीश कुमार मोदी जी की फोटो से भी गायब हो गए हैं। इसका मतलब क्या है कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, अब बिहार में भी शायद मोदी जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। और कल अगर पंचायत का चुनाव होगा तो मुखिया के लिए भी मोदी जी की फोटो लेकर के ये भाजपा वाले आ जाएगा आपके बीच में, बस मोदी 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 करते हैं। तो साथियों, ये चुनाव है, ये लोकतंत्र के लिए है, संविधान के लिए है। इस साल के शुरू में और पिछले साल के अंत में हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू हुआ था, जिस आंदोलन को हम लोग नागरिकता आंदोलन कह सकते हैं। जो आंदोलन एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ, सीएए के खिलाफ खड़ा हुआ था। मैं थोड़ा संक्षेप में इसकी चर्चा करके बात खत्म करूंगा। ये चर्चा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे बगल में असम है, बगल में असम है। आप लोग यहाँ से बारसूई से ट्रेन पकड़ते हैं और किशनगंज, न्यू जलपाईगुड़ी होते हुए न्यू बंगाल असम चले जाते हैं। बहुत लोग बिहार के लोग असम में गए हैं, बसे हुए हैं, वही कमा रहे हैं। असम में एक एनआरसी तैयार किया गया। एनआरसी का मतलब नागरिकता पंजी, नागरिकों की सूची। जैसे इस देश में कभी गरीबों की सूची बनती थी, बीपीएल की, जैसे इस देश में जॉब कार्ड धारियों की सूची है, जॉब कार्ड जिनके पास है। इस देश में मतदाता सूची है, वोट के समय हम सूची में हम लोग देखते हैं कि नाम चढ़ा है कि नहीं चढ़ा है। तो असम में ये कहा गया कि नागरिकों, और इसके लिए लोगों से कहा गया कि कागज दिखाओ, कागज दिखाओ। और लोगों के पास जो कागज था लोगों ने जमा कर दिया, जो कागज था। अब जिसके पास जमीन नहीं है वो तो जमीन का कागज दिखा नहीं सकता, जिसके पास अपना मकान नहीं है वो तो कोई मकान का कागज दिखा नहीं सकता। लेकिन लोगों के पास जितने कागज थे सारे कागजात लोगों ने जमा कर दिया असम के अंदर। और 2-3 साल पूरे मशक्कत करने के बाद एक सूची तैयार हुई, जिस सूची में हमने देखा 20 लाख लोगों का नाम नागरिकता सूची से बाहर है। 20 लाख लोग। जो लोग कहते हैं कि ये सब हिंदू मुस्लिम का चक्कर है, गुमराह मत होइए, ये हिंदू मुस्लिम का चक्कर नहीं है। असम में जो 20 लाख लोग नागरिकता सूची से बाहर हो गए, 20 लाख में 5 लाख 6 लाख मुस्लिम होंगे, बाकी 14-15 लाख हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई हैं। वो सारे भाषा बोलने वाले असम के अपने लोग हैं, बांग्ला बोलने वाले लोग हैं, हिंदी बोलने वाले लोग हैं। बिहार से गए हुए असम में 70,000 लोगों का नाम उस नागरिकता सूची से बाहर है, क्योंकि उन लोगों ने जो कागजात जमा किया था उस समय एनआरसी वालों ने कहा था कि जब तक नीतीश कुमार इस पर मोहर नहीं लगा देंगे इन कागजों पर, तब तक ये कागज हम मान्य नहीं होगा। और नीतीश जी से इतना काम भी नहीं हो पाया कि बिहार से जो 70,000 लोगों के कागज बिहार के अंदर भेजे गए थे, उन कागजों पर मोहर लगाने का काम भी नीतीश सरकार, नालायक सरकार, ये नहीं कर पाई। और असम के 70,000 लोग बिहार के जो असम के अंदर जाकर के एनआरसी में बाहर हो गए। अब जरा सोच लीजिए, अमित शाह, हमारे योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी बंगाल आते हैं, बिहार आते हैं, सीमांचल में आते हैं, अब क्या कहते हैं? कहते हैं असम तो झांकी है, पूरा हिंदुस्तान बाकी है। अगर अकेले असम में, असम एक छोटा प्रांत है, असम में सिर्फ 14 सांसद है, 126 वहां विधायक है, तो 126 विधायक और 14 सांसद के प्रदेश में अगर 20 लाख लोग एनआरसी से बाहर हो गए, तो हमारे बिहार में जहां 40 सांसद है, 243, बगल में बंगाल है, बंगाल में जहां 294 विधायक हैं, 42 सांसद हैं, तो आप समझ लीजिए असम में होंगे
बंगाल में कितने करोड़ बाहर होंगे, पूरे हिंदुस्तान में करोड़ों करोड़ लोग नागरिकता सूची से बाहर हो जाएंगे। और नागरिकता सूची से बाहर होने का मतलब क्या है? बाहर होने का मतलब जो आज हमारे पास अधिकार है, आज हम वोट डाल अधिकार है क्योंकि हम इस देश के नागरिक हैं। हमारे पास बैंक का खाता है, बैंक में पासबुक है, बैंक का जनधन खाता खुला है। क्यों खुला है? क्योंकि हम इस देश के नागरिक हैं। हमारे पास जॉब कार्ड है, राशन कार्ड है। क्यों है? हम इस देश के नागरिक हैं। जब जिस दिन ये कहा जाएगा तुम इस देश के नहीं हो, इसका मतलब हमारे पास किसी तरह का कोई अधिकार, कितनी गरीबों के खिलाफ, इस देश के मेहनत कशों के खिलाफ, उन तमाम मजदूरों के खिलाफ जिनको रोजी रोटी की तलाश में अपना घर छोड़ करके हिंदुस्तान के कोने कोने जाना पड़ता है, उन तमाम लोगों के लिए कितनी बड़ी साजिश है। इस चुनाव में हम वोट डालते हैं, हमारे वोट से सरकार का चुनाव होता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा था, उस संविधान के पहले पन्ने पर लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग, ये हमने तय किया होगा। हम देश के अंदर देश के सभी नागरिकों को आजादी मिलेगी, बराबरी मिलेगी, सबको इंसाफ मिलेगा, ये हमने तय किया। हिंदुस्तान में आज तक किसी सरकार ने ये हिम्मत नहीं की थी कि हमसे, हमारे वोट से चुनने के बाद, चुने जाने के बाद, गरीबों से वोट करके आकर के चुनाव जीतने के बाद आकर के मांगे। ऐसा किसी सरकार ने कभी नहीं किया था। पहली बार इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ की पार्टी ने और एनडीए गठबंधन ने ये हिम्मत किया है। और इसलिए इस चुनाव में साफ बताना जरूरी है कि हमसे वोट लेते हो, हमारे वोट से चुनाव जीतते हो, हमारे वोट से सत्ता में बैठते हो, और सत्ता में बैठने के बाद अगर हमारी नागरिकता पर सवाल खड़ा करते हो, इस देश के अंदर एक मिनट भी सत्ता में बैठे रहने का आपको हक नहीं है। और ऐसे तमाम लोगों को जो हमारे हकों को छीनना चाहते हैं, हमारी पहचान को मिटाना चाहते हैं, हमारी पहचान, हमारे अधिकार, हमारी हैसियत इसको गिराना चाहते हैं, उन तमाम लोगों को सत्ता से बेदखल करना ये हमारा न सिर्फ हक बनता है बल्कि हमारा ये फर्ज भी बनता है। और इसीलिए ये चुनाव, मुझे बहुत खुशी है कि बिहार में इस बार ये गठबंधन बना। पहली बार, जैसे तारिक साहब ने कहा कि हम 2 लोग पहली बार एक मंच से भाषण कर रहे हैं, पहली बार 30 साल से भाकपा माले बिहार में चुनाव लड़ रही है, लेकिन पहली बार माले का लाल झंडा और राजद का हरा झंडा और कांग्रेस का पंजाब तिरंगा झंडा पहली बार बिहार में अगर एक साथ आया है तो इसलिए आया है क्योंकि हमें इस देश के अंदर ये जो खतरनाक दौर आ गया है, संविधान पर हमला है, लोकतंत्र पर हमला है, पूरे देश को कंपनी राज के हवाले करने और देश को बर्बाद करने, बेचने, बांटने की जो साजिश है, इस साजिश को हमें चकनाचूर करना है। इसके लिए गठबंधन बना। मुझे बहुत खुशी है, अभी इस तीसरे चरण में सीकता से हमने चुनाव प्रचार करना शुरू किया और दूसरे चरण में फुलवारी में भी वोट पड़ रहा था। तो फुलवारी की सभा में मैं गया था, वहाँ राजद के एक नेता ने, अब ये जो देख रहे हैं कि लाल हरा जोड़ करके बनाया गया है, राजद के एक नेता ने हमें भेंट किया कि दीपंकर जी बड़ी अच्छी बात हुई है, ये लाल और हरा मिल जाने के साथ साथ, तिरंगा मिलने के साथ साथ गांव गांव में इतना जबरदस्त उत्साह है, इतनी बड़ी एकता बन गई है कि अब लोगों को समझ में बात आ गई है कि अब भाजपा की कोई चाल चलने वाली नहीं है, कोई चाल चलने वाली नहीं है बिहार के अंदर। अब भारतीय जनता पार्टी का समाप्ति का समय आ गया है, एनडीए गठबंधन टूटने लगा है और महागठबंधन जुटने लगा है। और इसीलिए साथियों, आपसे ये कहते हुए मैं बात खत्म करूंगा। मुझे याद है कि 2019 का चुनाव हो रहा था लोकसभा का, इतना बड़ा महागठबंधन तो बन नहीं पाया था, फिर भी तारिक साहब चुनाव लड़ रहे थे कटिहार से, हमारा पूरा समर्थन था। और शायद अगर मेरा आंकड़ा सही है तो पूरे बिहार में किसी एक विधानसभा से सबसे ज्यादा वोट अगर महागठबंधन के उम्मीदवार को मिला था, वो इसी बलरामपुर से तारिक वालों के धरती से 1,29,000 वोट तारिक साहब को इस लोकसभा के चुनाव में मिले थे। इसलिए आप तमाम साथियों से उम्मीद है, महबूब जी हमारे विधायक दल के नेता हैं, महबूब जी विधायक दल के माले के पुराने नेता हैं, माले की चेहरा है पूरे बिहार विधानसभा के अंदर। और इसलिए कॉमरेड महबूब आलम को न सिर्फ अब यहाँ से जिता करके भेजेंगे
बल्कि रिकॉर्ड मतों से जिता करके भेजेंगे। और 7 तारीख सुबह से शाम तक, सुबह का पहला वोट झंडे पर 3 तारा, दोपहर का वोट झंडे पर 3 तारा, शाम का आखिरी वोट झंडे पर 3 तारा। आप बटन दबाएंगे और आपकी जो एकता है, आपकी हिम्मत है, आपकी मुस्तैदी है, आपका संघर्ष है, उसकी जीत होगी। आपकी जीत के लिए आपको अग्रिम शुभकामना और बधाई देते हुए मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। और बिहार में जो बदलाव होगा, अब हमारा काम होगा इस बदलाव को बंगाल में पहुंचाना, इस बदलाव को यूपी में पहुंचाना और इस बदलाव के संदेश को दिल्ली में जो गद्दी पे बैठे हुए हैं वो गद्दी हिलने लगी है। और नवंबर महीने में 10 तारीख को बिहार का चुनाव परिणाम आ जाएगा। पूरे हिंदुस्तान के मजदूरों ने ऐलान किया है निजीकरण के खिलाफ, श्रम कानूनों पर जो हमला हो रहा है उसके खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में उस दिन मजदूरों ने भारत बंद का ऐलान किया है। हमारा पूरा समर्थन है मजदूरों के भारत बंद के लिए। और 26 तारीख और 27 तारीख दोनों दिन पूरे हिंदुस्तान के किसान संगठनों ने 500 किसान संगठनों का मोर्चा बना है। हमारा महागठबंधन 5 पार्टियों का है और किसानों का जो महागठबंधन है 500 संगठनों का बना है। और उन लोगों ने कहा कि 26 और 27 तारीख को दिल्ली को हम लोग घेर लेंगे, मोदी सरकार को घेर लेंगे जब तक ये कानून वापस नहीं होगा। और इसीलिए जो चुनाव है, चुनाव तो सरकार बदलने के लिए है, लेकिन सरकार बदलने के बाद भी बिहार और पूरे देश में हमारा आंदोलन जारी रहेगा जब तक हमारी तमाम मांगें पूरी नहीं होती, जब तक हिंदुस्तान में लोकतंत्र महफूज नहीं होता, जब तक हिंदुस्तान में संविधान महफूज नहीं होता और इस देश के अंदर जो हमारी गंगा जमनी तहजीब है, इस तहजीब को हम आगे नहीं बढ़ा पाते, तब तक इस देश में इस हिटलरशाही को मिटाने के लिए ये कारवां आगे बढ़ते रहना चाहिए। और इस समय ये कारवां जो बढ़ रहा है बिहार से, इसको आगे बढ़ा दीजिए, पूरे हिंदुस्तान में बढ़ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। साथियों, इसके बाद मोटरसाइकिल जुलूस को निकलना है। आप तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि कॉमरेड महबूब साहब को सुनने के बाद आप तमाम लोग मोटरसाइकिल के साथ जुलूस निकालेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तहे दिल से आप तमाम नौजवान किसान मजदूर दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने इस तपती हुई धूप में भी हमारे बलरामपुर बारसोई की समझ लीजिए एकमात्र महागठबंधन का उम्मीदवार के चुनाव पक्ष के लिए जो सभा हो रही है, उस सभा में आपने शिरकत करके हमारा हौसला बढ़ाने का काम किया है। मैं हमारे 40 साल से जिले की पार्लियामेंट्री राजनीति की रहनुमाई करने वाले हमारे पूर्व सांसद जनाब तारिक अनवर साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि सर आपने हमारे स्टेज में कदम रखे, हमारे स्टेज की तो शोभा बढ़ाया ही, साथ साथ हमारे इस महागठबंधन की ताकत को मजबूत करने का आपने काम किया। और आज हमारा हौसला पूरी तरह से बुलंद है। आपको एक मैसेज देंगे हम लोग सर कि बारसोई बलरामपुर विधानसभा रहनुमाई नहीं सिर्फ कटिहार का बल्कि बिहार का भी रहनुमाई करेगा। ये आवाज आपके सुनाई पड़ेगी आने वाले दिन में। मैं अपने महासचिव कामरेड दीपंकर भट्टाचार्य का शुक्रिया अदा करता हूं। कामरेड दीपंकर भट्टाचार्य को लाल सलाम के साथ मैं इनकलाबी सलाम पेश करता हूं कि कामरेड आप आखिरी पल तक बलरामपुर विधानसभा क्षेत्र में आकर के अपनी उपस्थिति दर्ज करके जिस तरह से बेहतरीन तरीके से कोरोना लॉकडाउन, आपको जो निजीकरण नरेंद्र मोदी का ये जो हिटलरशाही है,
हिटलर शाही कि किसानों की त्रासदी पीड़ा को जिस तरह से बयान करके हमारे मजदूरों किसानों को समझाने का काम किया और हमारी ताकत आपने बढ़ाई, इसके लिए भी मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। दोस्तों, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जनाब हमारी महिला नेत्री जनाब कविता कृष्णन जी की मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। हमारे छात्र आंदोलन के नेता 74 से 77 तक जब कटिहार डीएस कॉलेज में हम लोग पढ़ रहे थे, उस वक्त कटिहार डीएस कॉलेज जो भागलपुर यूनिवर्सिटी का हिस्सा था, उस भागलपुर यूनिवर्सिटी के छात्र आंदोलन के एक बड़े नेता और सीनेट के मेंबर जनाब खगेश सिंह जी हमारे दोस्त भी है, और हमारे बारसोई के कांग्रेस के बड़े नेता हबीब साहब, जनाब हाजी जफीर साहब, नगीन हाजी शौकत साहब, आफ्ताब जी, जूही जी, सीमा जी, हमारे नौजवान साथी कामरेड काजिम, गुलजार, मुश्ताक मिथुन, दीना यादव जी, और साथ साथ बारसोई के जो काउंसिलर है फिरोज साहब, अब्दुल सलाम साहब जो माधेपुर से आए हैं, मनोज मंजिल साहब, और कांग्रेस के ही सुधानी के हमारे नेता यासुफ साहब, और हमारे बहुत नेता आए हैं और नौजवान दोस्त आप लोग शामिल हैं। आप लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत बातें हो गई दोस्तों, बहुत ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन शॉर्ट में मैं कहूंगा कि ये जो हिटलर शाही है, हिटलर शाही की समाप्ति, हिटलर शाही का खात्मा आप बलरामपुर बारसोई में देख रहे हैं। कौन है नरेंद्र मोदी का चेहरा, कौन है भाजपा का उम्मीदवार? अरे भाग गया भाजपा बारसोई से, बलरामपुर से भाग गया, कदवा से भगाना है, प्राणपुर से भगाना है, पूरे कटिहार से भगाने की जिम्मेदारी बलरामपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता के कंधे पर है। दोस्तों, आज ये लोग आपकी आंखों में आंखें डाल करके बात करने की हिम्मत नहीं है नीतीश कुमार जी की, नरेंद्र मोदी की। क्यों? नीतीश कुमार जी, यही 2015 का जो चुनाव हुआ था, आप में से हमारे में से बहुत लोग महागठबंधन को वोट दिया था। हमारे अखिलियत भाई, और अखिलियत क्या मुसलमान भाई ने 40,000 में 35,000 वोट ये गठबंधन को दिया, और आज हमारा एमपी कहां भागा हुआ है? अरे कहां छुपे हुए? अपने पक्ष में चुनाव प्रचार करो। कौन है एनडीए का चेहरा? साफ करना होगा। एनडीए बोले अरे क्या कौन है एनडीए का उम्मीदवार? कौन है एनडीए का उम्मीदवार? पूछिए इन लोगों को। असल भाजपा कौन है? इन लोगों से पूछिए। इन लोगों की बोलती बंद है। ये लोग बारसोई बलरामपुर की जनता के खिलाफ में अभियान चलाया है। ये लोग चाहता है कि बारसोई बलरामपुर की जनता का जो हौसला बुलंद है, उस हौसला को पस्त कर किया जाए। बिल्कुल नहीं होगा। बारसोई आजाद है, और इस आजादी की लड़ाई सिर्फ न बिहार में, पूरे हिंदुस्तान में जाके होगा। इसलिए मैं बोलता हूं दोस्तों, ये जो शैतान है, आप लोग गांव में देखते हैं कि नहीं? अरे घरों में देखते हैं ना, जब शैतान भर करता है तो मौलाना साहब को बुलाते कि नहीं? जी, और मौलाना साहब क्या करते हैं? कलमा पढ़ के शैतान को बोतल में भरता है कि नहीं? और बोतल को भर के जमीन के अंदर गाड़ता है कि नहीं गाड़ता है? वही करना है बलरामपुर बारसोई में। इन शैतानों के चेहरे को बोतल में बंद करके जमीन में हमेशा हमेशा के लिए दफन कर देना है। इसलिए मैं बोलता हूं, नफरत का बीज बोने वालों, होशियार खबरदार हो जाओ। सांप्रदायिकता और फांसीवादी का जो नक्शा तुमने खींचा है, ये बारसोई बलरामपुर आने वाले दिन में नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार के सांप्रदायिक फांसीवादी राजनीति का कब्रिस्तान बनेगा, कब्रिस्तान बनेगा। हम अमन चाहते हैं दोस्तों। नरेंद्र मोदी होशियार, नीतीश कुमार जी
आप तो आ ही नहीं सकते हैं जनता के बीच। आपका तो चेहरा बेनकाब हो चुका है। बलरामपुर की जनता ही नहीं, बिहार की जनता से नजर मिला नहीं सकते हैं। इसलिए कोरोना काल में वोट ले रहे हैं, डिजिटल रैली करके वोट लेना चाहते हैं, जनता को धमका रहे हैं। कलेक्टर को बोलते इसका चेहरा गिनो, हाथ गिनो। अरे कल ये कलेक्टर हमारी गुलामी करेंगे, हमारी सरकार आएगी, गठबंधन की मजबूत सरकार होगी। और तुमने जो घोटाला किया, सृजन घोटाला, मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड और सीएए, एनआरसी, एनपीआर के जरिए पूरे मुसलमानों के गर्दन में तलवार लटका दी। और सिर्फ मुसलमान ही नहीं, दलित, कमजोर, आदिवासी, जंगल में रहने वाले हमारे जो भाई हैं, इनकी नागरिकता छीनने का कानून में जो तुम्हारा एमपी ने मुहर लगाया, हिम्मत है तो उस एमपी को भेजो आज पूरे बलरामपुर में, नजर से नजर मिला के देखे। इसलिए दोस्तों, ये हौसला बुलंद रहे, ये जोश बुलंद रहे। मैं और ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। मैं चाहता हूं आज 7 तारीख तक हम लोग अपना वोट दे दे। पूरा 1 किलोमीटर दूर चल के भी हम अपनी माँ बहन से अपील करते हैं। हमारी माँ बहन बोलती है 1 किलोमीटर दूर गए केमने जामूंगे। हम बोलते हैं कि झुबरा खाने जाते हैं कि नहीं, बोले जाएंगे। हमने क्या ना सुदानी लोग नहीं जा मुर्गे सीमानपुर जमीरा पे मेरा जाए हमरा, फिर जाएंगे। वो जाना ठीक है, अरे वो अच्छा काम है, वोट देना अच्छा काम है। ये वोट दीजिएगा तो आपकी जिंदगी सुरक्षित रहेगी, आपके बाल बच्चे का मुस्तकबिल सुरक्षित रहेगा, आपके बच्चों को शिक्षा मिलेगी। आपका बच्चा दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, राजस्थान जो कमाने जाता है और आपका दिल जो धक धक करता है, आप जो अल्लाह अल्लाह का तस्बीह जपते हैं, मेरा बेटा सुरक्षित पहुंच जाए, जब बंबई से घर आता है आप सुरक्षित पहुंचने का दुआ मांगते हैं। क्यों? कांग्रेस के राज में ऐसा नहीं था और हमारा राज में ऐसा नहीं था। ये राज शैतानों का राज है, ये दरिंदों का राज है। इस दरिंदों के राज के खात्मा के लिए हमने कहा था, तारिक साहब की मीटिंग में राहुल जी थे, कि तारिक साहब का विरोध करते करते हम लोग नेता बना दिए, नेता बन गए हम लोग। और शुक्रिया अदा करते हैं नरेंद्र मोदी जी, ऐसा तीर आपने मारा है कि हम सब एकजुट हो गए हैं। तुमको भागने की दिशा नहीं मिलेगी। हमारी तारीख पर सवाल उठाते हो, तुम क्या बढ़ा रहे हो, तू क्या बढ़ा रहा है। हमारे 2 मिनट की अजान से इनकी नींद में खलल पहुंचती है। दोस्तों, ये शैतानों का राज है, ये दरिंदों का राज है, ये हिटलर का राज है। ये हिटलर का दोस्त वो तबाह हो गया अमेरिका में, यहाँ भी तबाह होगा और उसका रास्ता बिल्कुल यकीनन बलरामपुर बार्शल में दिखाएगा। और बलरामपुर बार्शल में गठबंधन का एक बेमिसाल जो हिंदुस्तान में नजीर हो, ऐसी जीत के लिए हम आपसे गुजारिश करते हैं, निवेदन करते हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। हमारी रैली निकलेगी और ये रैली जो है हम जाएंगे यहाँ से, वो रघुनाथपुर का गांव होते हुए, छोटा रघुनाथपुर होते इमादपुर पहुंचेंगे और इमादपुर से हम लोग आगे बढ़ेंगे। कोई कंपटीशन नहीं होना चाहिए, कोई रेस नहीं है, ये रैली है, ये रैली है। और रैली के जरिए हम पूरे बलरामपुर बार्शल के एक एक बूथ के जनता का हौसला बुलंद करना चाहते हैं। अपना वोट आप दे दीजिए, फिलहाल यही जिम्मेदारी है और यही कामयाबी है। और इसी से बलरामपुर का नाम रोशन होगा, बार्शल का नाम रोशन होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तमाम साथियों का धन्यवाद, हमारे नेताओं का, स्टेज पर बैठे हुए नेताओं का धन्यवाद एक बार फिर। आज जो है ये शांति का प्रतीक है, कांग्रेस का जो ये सफेद रंग शांति का प्रतीक है और ये हरा रंग है हमारे किसान मजदूरों का प्रतीक है और इनकलाब का प्रतीक है लाल रंग। ये तीनों रंग एक साथ मिलकर के पूरे हिंदुस्तान को एक दूसरी आजादी की लड़ाई के लिए हम लोगों ने संकल्प लिया है। इनकलाब जिंदाबाद, महागठबंधन। सभी साथियों से अपील है कि अपने अपने मोटरसाइकिल को लेकर आप बीडी कॉलेज मेन गेट के तरफ से बार्शल बाजार होते हुए, बार्शल होते हुए, छोटा रघुनाथपुर, इमादपुर होते